साल 1911 की बात है। महबूब अली खान के इंतकाल के बाद मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के 7वें निज़ाम हुए। एक रोज़ निज़ाम अपने पिता की दराज़ें चेक कर रहे थे ताकि उनके पुराने कपड़े और बाकी सामान निकलवाया जाए। इस दौरान निज़ाम को अपने पिता का एक पुराना जूता मिला जो एक मेज़ की ड्रॉअर में रखा हुआ था। इकलौता जूता, वो भी कपड़े में लपेटा हुआ। निज़ाम को अचरज हुआ। उन्होंने जूता निकाल के देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ है। हाथ डाला तो अंदर से एक चमचमाती चीज़ बाहर आई, हीरे की तरह। निज़ाम को लगा कि असली होता तो जूते में तो क्या ही रखा होता, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाला और अपनी मेज़ के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करने लगे। कई साल बाद पता चला कि हीरा असली था और कोई आम हीरा नहीं, 900 करोड़ रुपए का। दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक, जो आज भी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहखाने में रखा हुआ है। क्या है इस हीरे की कहानी? 900 करोड़ का हीरा जूते में क्यों छिपा कर रखा गया और हैदराबाद के निज़ाम का नौकर कैसे बना अरबपति, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी जैकब डायमंड की। शुरुआत करते हैं एक किस्से से। द डेज ऑफ द बिलवड नाम की किताब में हैरियट रॉन्कन लिंटन हैदराबाद के निज़ाम का एक किस्सा बताती हैं। किस्सा यूं है कि हैदराबाद के छठे निज़ाम महबूब अली खान ऐसे रईस थे कि फ्रांस से लाए मोजे ही पहनते थे और सिर्फ एक बार पहनकर उन्हें फेंक देते थे। एक बार हुआ यूं कि उनका एक नौकर मोजे इकट्ठा कर बाजार में बेचने गया, लेकिन निज़ाम के पैर का साइज इतना छोटा था कि किसी और को आए नहीं। मोजे बिके नहीं। अंत में नौकर ने एक तरकीब निकाली। मोजे धुलवाए गए, उन पर चिट लगाई गई और निज़ाम के सामने ये कहकर पेश किए गए कि एकदम नए हैं, फ्रांस से आए। हैदराबाद के निज़ाम को मोज़ों की क्या याद रहती, लिहाजा उन्होंने मोटा दाम देकर अपने ही पुराने मोजे खरीद लिए। निज़ाम की रईसी के ऐसे कितने ही किस्से हैं। बात आम है कि हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के सबसे रईस लोगों में एक थे। साल 1937 में टाइम मैगजीन ने हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया। उन्हें कवर पेज पर भी जगह दी। इतिहासकार विलियम डैलरम्पल गार्डियन के एक लेख में बताते हैं, एक बार एक ब्रिटिश नागरिक आयरिस पोर्टल को निज़ाम के तहखाने में जाने का मौका मिला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आयरिस पोर्टल ने पाया कि तहखाना ट्रक और लॉरियों से भरा था। उनके टायरों की हवा निकाल दी गई थी और ऊपर से टार्पोलिन बिछा रखा था। टार्पोलिन हटाया तो हर ट्रक सोने के सिक्कों और हीरों से भरा हुआ था। अब ऐसे में कोई पूछ सकता है कि निज़ामों की इस अथाह दौलत का सोर्स क्या था? इस सवाल का जवाब है गोलकोंडा की हीरों की खान। 1860 से पहले भारत दुनिया में हीरों का एकमात्र सोर्स हुआ करता था और ज्यादातर हीरे गोलकोंडा से ही आते, जिस पर हैदराबाद रियासत का अधिकार था। साल 1860 के बाद जब अफ्रीका में हीरों की खदानें मिलने लगी, तब यह व्यापार जरा मंदा पड़ा और हिंदुस्तान से हीरों का निर्यात कम होने लगा। लगभग इसी समय यानी 1869 में महबूब अली खान हैदराबाद के निज़ाम हुए। ये मीर उस्मान अली के पिता थे और बेटे की ही तरह इन्हें भी हीरों का शौक था। इस शौक के चक्कर में एक बार निज़ाम के साथ धोखा भी हुआ यह कि नवाब का एक नौकर हुआ करता था, एल्बर्ट आबिद। वेस्ट एशिया का एक देश अर्मीनिया, ये वहीं के रहने वाले थे। ईरान के शाह के मुलाजिम हुआ करते थे। फिर लंदन में इनकी मुलाकात हैदराबाद के एक रईस से हुई और उनके साथ हैदराबाद आए। यहाँ इन्हें महबूब अली खान के दरबार में पेश किया गया। निज़ाम को ये इतने पसंद आ गए कि अपना वैले बनाया और समय के साथ निज़ाम के खासम खास नौकरी बन गए। आबिद निज़ाम के कपड़े, जूते, घड़ी और ज्वेलरी वगैरह की देखरेख करते। अब यहाँ बात निज़ाम की हो रही है, किसी आम आदमी की नहीं। निज़ाम को महज कपड़े पहनाने के लिए 12 नौकर लगते थे। कपड़े, जूते, घड़ियां, इनका हिसाब लाखों करोड़ों में हुआ करता और ये पूरी जिम्मेदारी मिली हुई थी आबिद को। आबिद की अहमियत आप ऐसे समझिए कि उनके बारे में कहा जाता कि निज़ाम एक बटन भी खोलें तो आबिद का वहाँ रहना ज़रूरी होता था। आबिद को निज़ाम की नौकरी के अच्छे पैसे मिलते, लेकिन उनकी हसरतें और आगे की थीं। सो आबिद ने पैसे कमाने के लिए एक स्कीम चलाई। कौन सी? वही मोजे वाली जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हमने की थी। निज़ाम जो कपड़े पहनते उन्हें पहनकर साइड कर दिया जाता और ये कपड़े विदेशों से आते थे, सो कीमत इनकी बहुत ज़्यादा होती। ऐसे में मिस्टर आबिद ने इन कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू किया। हैदराबाद में एक आबिद्स नाम की जगह है जहां आज एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है। उस दौर में आबिद ने यहाँ एक दुकान बनवाई जिसमें निज़ाम के एक बार पहने कपड़े बेचे जाते। कोई कपड़ा नहीं बिका तो बेफिक्र नहीं, धोकर और प्रेस करके उन्हें कई बार वापस निज़ाम को बेचा जाता। इस तरह आबिद ने करोड़ों की दौलत इकट्ठा की।
लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा। इसलिए आबिद ने एक नया प्रकरण रचा। यहां से इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे किरदार की, अलेक्जेंडर मैककलम जैकब। ये नाम था एक ब्रिटिश जौहरी का, जूलर। कहाँ से आए किसी को पता नहीं। कोई कहता कि रूस के जासूस हैं, किसी ने जादूगर बता दिया। जैकब का किरदार उन दिनों इस कदर रहस्यमयी बन गया था कि कई ब्रिटिश लेखकों ने उन्हें अपनी फंतासियों में शामिल भी किया। जंगल बुक लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा। इनकी एक नॉवेल किम में एक किरदार जैकब पर ही बेस्ड था। कहानियों से इतर जैसा बताया, जैकब का मुख्य व्यवसाय जौहरी का था। एक बार जैकब की मुलाकात आबिद से हो गई, वही निज़ाम के मुलाजिम वाले आबिद। आबिद ने जैकब को ऑफर दिया कि वो निज़ाम को अपने कीमती पत्थर बेचें और बीच में 5% का कट आबिद को दे दें। जैकब को ऑफर अच्छा लगा। आबिद ने उसे निज़ाम से मिलवाया। जैकब ने निज़ाम को बताया कि उनके पास एक 184 कैरेट का हीरा है जिसे अफ्रीका से खरीदा गया। निज़ाम ने रकम पूछी तो जवाब मिला 50 लाख, बीच में 5 लाख आबिद का कट। लेकिन ये बात निज़ाम को पता नहीं थी, ये कट वाली। निज़ाम हीरा खरीदने के लिए तैयार हुए, हालांकि एक शर्त रखी उन्होंने। अब बात ऐसी थी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महबूब अली, इनका किसी चीज़ को खरीदने का एक खास तरीका हुआ करता था। कोई चीज़ उनके सामने पेश की जाती तो वो बस एक बार पसंद या नापसंद बोलते, और यहाँ बोलने का मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया होता। निज़ाम ने जैकब से कहा कि अगर नापसंद बोला तो डील कैंसिल। जैकब राजी हुआ। इसके बाद निज़ाम ने जैकब के अकाउंट में 21 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। हीरा आने में कुछ वक्त बाकी था और इसी बीच इस डील की खबर ब्रिटिश सरकार को लग गई। ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारी निज़ाम से मिले और उन्हें समझाने लगे कि पैसे बर्बाद न करें। अब ब्रिटिश अफसरों की इस बात पर निज़ाम ने तब कुछ कहा नहीं। इसके बाद आया वो दिन जब निज़ाम के सामने हीरा पेश होना था। चांदी की थाल में लाल कपड़े के ऊपर हीरा रखकर जैकब ने निज़ाम के आगे पेश किया। निज़ाम ने हीरा उठाकर उससे उल्टा पलटा मानो परख रहे हों। हीरा बेशकीमती था। दुनिया में सिर्फ गिनती के ऐसे हीरे थे जो इतने बड़े थे। निज़ाम ने कुछ सेकंड हीरे को निहारा, फिर उनके मुंह से निकला नापसंद। जैकब वहीं खड़ा था, उसे काटो तो खून नहीं। 21 लाख वो हड़प कर चुका था। निज़ाम ने पैसे मांगे तो वो बहाना मारकर वहां से निकल आया। कुछ दिन बाद उसने बैंक के पास एक टेलीग्राम भी भेजा जिसमें लिखा था कि निज़ाम ने हीरा खरीद लिया। निज़ाम के दिए 21 लाख रुपए लंदन ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अब ये बात सरासर झूठ थी। निज़ाम का पैसे चुकाने का कोई इरादा नहीं था। जब ये बात निज़ाम को पता चली, उन्होंने जैकब को कोर्ट में घसीट लिया। उन दिनों ब्रिटिश कोर्ट हुआ करती थी। भारत के राजाओं के लिए इन कोर्ट्स में हाजिरी लगाना बेइज्जती की बात होती। इसके बावजूद इस केस में रकम इतनी बड़ी थी कि निज़ाम न सिर्फ कोर्ट में गए बल्कि सालों तक उन्होंने केस भी लड़ा। दूसरी तरफ जैकब ने भी बड़े बड़े वकील रखे। कोर्ट में पूछे जाने पर उसने कहा कि निज़ाम ने नापसंद इसलिए कहा कि वो ब्रिटिश अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। इसके बाद एक डेलीगेशन निज़ाम के पास भेजा गया उनकी गवाही के लिए। ये मुद्दा तब इतना बड़ा बन गया था कि जैकब डायमंड केस नाम से दुनिया भर के अखबारों के सुर्खियां बना। कई साल केस चलने के बाद कोर्ट ने माना कि जैकब ने धोखाधड़ी की थी। हालांकि निज़ाम को अपना पैसा कभी वापस नहीं मिल पाया। इतना ज़रूर हुआ कि निज़ाम जैकब डायमंड के मालिक हो गए। जैसा हमने बताया, ये बेशकीमती हीरा था, दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक, लेकिन इसके चक्कर में निज़ाम को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसलिए उन्होंने इस डायमंड को मनहूस करार दिया। एक गंदे कपड़े में लपेटकर निज़ाम ने हीरा अपने जूते में डाला और एक दराज के अंदर छिपा दिया। महबूब खान की मौत के बाद अगले निज़ाम मीर उस्मान अली को जूता मिला और उसके अंदर छिपा हीरा भी। बड़े लंबे वक्त तक तो उन्हें इस हीरे की कीमत का भी नहीं पता था, इसलिए वो उसे एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते। दशकों बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यह हीरा एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र किया गया और साल 1995 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। तब यह हीरा मुंबई में रिजर्व बैंक के तहखाने में रखा गया और आज भी दुनिया के सबसे बड़े डायमंड्स में से एक इसे माना जाता है। जहाँ तक अलेक्जेंडर जैकब की बात है, केस लड़ने से उनका सारा पैसा खर्च हो गया, बदनामी अलग से हुई। भारत में जैकब की दुकान बंद हुई और वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। इस खेल के तीसरे खिलाड़ी एल्बर्ट आबिद का क्या हुआ? एल्बर्ट आबिद ने निज़ाम को लूटकर इतनी दौलत बनाई थी कि उन्होंने इंग्लैंड में एक बड़ा सा घर खरीदा और परिवार सहित वहीं बस गए। इसी के साथ हीरे की कहानी को हम यहीं पे विराम देते हैं। इस कहानी को कमल ने आपके लिए संकलित किया और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।